Yes, you know well. So, what is this orbital velocity? Orbital radius of orbit r, and it's a nuclei. Now I want to start with your topic Rutherford alpha particle scattering. Rutherford alpha particle scattering और Geiger-Martin experiment. Geiger-Martin experiment. अगर इस नाम से आता है तो बच्चा छोड़ा था। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के नाम से आएगा तो डन कर लेगा। गीगर-मार्टिन एक्सपेरिमेंट नाम से आ गया तो उन्हें छोड़ देना है। क्लियर? तो हम बात करेंगे रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग और the topic is Geiger-Martin experiment. Okay. You know well, when alpha particle is bombarded over the nuclei, suppose it's a nuclei. When alpha particle bombarded over the nuclei, on the nuclei में जब alpha particle का जो है bombardment होता है तो कुछ alpha particle जो होते हैं वो सीधे निकल जाते हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल एंगल से डेविएट हो जाते हैं, कुछ ज्यादा डेविएट हो जाते हैं, कुछ अपने पाथ पर बैक कर जाते हैं. So we can say that there is a denser region at the center of the atom and that denser region is called nuclei. That denser region is called nuclei because alpha particle is a positive charge, nuclei is the positive charge. Those alpha particle जो nuclei से ज्यादा दूर पे होते हैं, far होते हैं, वो सीधे निकल जाते हैं. जैसे जैसे न्यूक्लियाई के पास आता चला जाता है उनका डेविएशन एंगल बढ़ता जाता है और एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि अल्फा पार्टिकल अपने पाथ पर बैक कर जाते हैं एंड सो वी कैन से दैट देयर इज अ डेंसर रीजन हेवीली चार्ज पॉजिटिव चार्ज रीजन एट द सेंटर ऑफ एटम एंड दैट डेंसर रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियस. नाउ suppose it's a nuclei and there is a path of alpha particle. So when alpha particle incident on the nuclei and that line represents the direction of incidence direction of alpha particle, incidence direction of alpha particle, alpha particle यहाँ से डाला गया, इंसिडेंट डायरेक्शन ये हो गई. व्हाट इज दिस इंसिडेंट डायरेक्शन? डायरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल और अल्फा पार्टिकल यहाँ पर स्कैटर्ड हो गया, दैट्स द स्कैटरिंग डायरेक्शन. तो व्हाट इज स्कैटरिंग? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिकॉइल एंड स्कैटरिंग? एक शब्द होता है रिकॉइल, रिकॉइल एंड सेकंड इज द स्कैटरिंग. तो स्कैटरिंग और रिकॉइल में क्या फर्क है जरा समझिएगा. एक रोडवेज की बस ने कार को टक्कर मारा, कार इधर गई लेफ्ट, रोडवेज की बस राइट गई. तो रोडवेज की जो बस राइट गई दैट इज स्कैटरिंग और जिसने टक्कर खाई रिकॉइल. तो रिकॉइल और स्कैटरिंग में फर्क आप समझ गए. जो इंसिडेंस हुआ वो झटक के जिधर गया दिस इज द स्कैटरिंग. तो ये फैलाव हो गया, चारों फैल गया, स्कैटरिंग डायरेक्शन इंसिडेंट डायरेक्शन, और दोनों के बीच एंगल ऑफ कहलाता है एंगल ऑफ स्कैटरिंग. व्हाट इज दिस? एंगल ऑफ स्कैटरिंग. एंड दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड d. व्हाट इज d? d इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. डिस्टेंस of closest approach, यानी कि निकटतम पहुंचने की दूरी, इससे ज्यादा पास अल्फा पार्टिकल नहीं पहुंच सकता. ओके, अगर हम यहां से इस लाइन में पैरेलल एक लाइन ले लें, न्यूक्लियाई से पास होती हुई, न्यूक्लियाई के सेंटर से पास होती हुई एक पैरेलल लाइन ले लें एंड दिस डिस्टेंस, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड इंपैक्ट पैरामीटर. इम्पैक्ट पैरामीटर. तो अब आपसे एक एक चीज पूछेगा,
अगर आपसे डेफिनेशन पूछता व्हाट इज स्कैटरिंग एंगल, तो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट डायरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एंड स्कैटर डायरेक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ स्कैटरिंग एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय phi. What is the impact parameter? The perpendicular distance between nuclei and incident direction of alpha particle is called impact parameter. What is the distance of closest approach? That minimum distance up to which alpha particle reaches to nuclei is called distance of closest approach. जैसे मान लीजिए रिपेल कर रहा है, यहाँ से थमाता जा रहा, आता जा रहा, यहाँ तक आगे बैक हो जाएगा, तो that is called distance of closest approach, निकट तक पहुँचने की दूरी. Impact parameter, perpendicular distance between nuclei and incident direction of alpha particle is called impact parameter. Clear है? Okay. तो यहाँ पर ये सारा चीज आए. Clear है? What is this? ये क्या है? पाथ कह दो या ट्रेजेक्टरी ऑफ अल्फा पार्टिकल. ठीक है, इसको फॉलो करना है. ऐसे तो नहीं जाता है, जाता तो ऐसे करके. ओके, ना सपोज अल्फा पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड with potential is equal to कितना v वोल्ट. अल्फा पार्टिकल को इस पॉइंट से कितने वोल्ट के साथ एक्सेलरेट किया गया? v वोल्ट के साथ. कितने वोल्ट के साथ? v वोल्ट. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू qv. और Q जानते हैं 2e. अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है? 2e into v. E means 1.6 10⁻⁹ यानी कि एक प्रोटॉन का डबल लिखा था 2ev. ड्यूअल नेचर में आपको समझाया था जो पहले जो था 2ev एंड दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल. कौन से पर? चलिए ऐसे कर लेते हैं. एट पॉइंट ए, इसको नाम दे देते हैं a. इस पॉइंट का नाम क्या दे देते हैं? a. इस पॉइंट का नाम क्या दे देते हैं? b. ओके. Okay, now potential energy of alpha particle at B. आप जानते हैं पोटेंशियल फॉर्मूला K Q1 Q2 by R. K is 1/4 pi epsilon naught कैपिटल की. अगर बात मीडियम है तो Q1 की जगह चार्ज ऑफ न्यूक्लियाई. एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? E. न्यूक्लियाई में कितने प्रोटॉन होते हैं? Z. तो टोटल चार्जेस Z है. Q1 की जगह. Q2 की जगह अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e अपॉन R. R की जगह d स्क्वायर. व्हाट इज d? व्हाट इज d? दिस इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट एप्रोच Q1 Q2 by R स्क्वायर. ओके, एंड दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. अब A पॉइंट पे जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही B पॉइंट पे क्या होगी? Potential energy. Now kinetic energy at A is equal to potential energy at B. From conservation of energy, total energy at A is equal to total energy at B. तो ये पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी तो है ही. टोटल एनर्जी is equal to kinetic energy plus potential energy. और यहाँ पर kinetic energy क्या हो गई? 0. तो इसलिए कह दीजिए कि A पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू B पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी. व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी हियर? 2ev. एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? 1/4 pi epsilon naught कैपिटल के. अगर मीडियम ले रहे हैं तो 2 या Z into 2e अपॉन d का स्क्वायर. सही. यहाँ से हम d इधर ले आए. So what is d square? 1/4 pi epsilon naught capital के Z into 2e upon 2e cancel. Yes? Okay. तो सॉरी एक गलती हुआ है, पोटेंशियल में स्क्वायर नहीं आएगा,
D आता है only K-Q1 Q2 by R is the formula of the potential energy. K-Q1 Q2 by R, not R square. So it's a D. What is D? 1 upon 4 pi epsilon capital K ZE upon V. Yes. बहुत से लोग ZE upon V कर देंगे, बहुत से लोग इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाने जाएंगे और कहेंगे D is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught ZE 2ZE square, देख रहा है 2ZE square upon kinetic energy of alpha particle. This is kinetic energy. अब ये दो फॉर्मूले क्यों? अगर किसी न्यूमेरिकल में अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी दे दी जाए और वो आपसे पूछे डी की वैल्यू क्या है, यानी कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पूछे, तो आप निकाल पाएंगे। अगर एक न्यूमेरिकल आ जाता है कि अल्फा पार्टिकल को इतने वोल्ट से एक्सेलरेट कर दिया गया, तो बताइए उसका न्यूक्लियस के पास जाने पर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना होगा? यू कैन इजीली कैलकुलेट। क्लियर है? तो मैं दोबारा से समझा दे रहा हूँ, जरा समझिएगा। बात करेंगे रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग या गिगर मार्जिनल एक्सपेरिमेंट। मोस्टली गिगर मार्जिनल एक्सपेरिमेंट नाम से एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा। ओके, एक बात दोबारा समझ लीजिएगा। व्हेन अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्डेड ओवर द बोर्ड फॉइल, ये क्या था रदरफोर्ड ने? सम अल्फा पार्टिकल जो सेंटर से दूर थे मूव ऑन स्ट्रेट, सम अल्फा पार्टिकल डाइवेट विद सम एंगल एंड सम अल्फा पार्टिकल रिटर्न एट on its own path, उसी पाथ पे वापस लौट आए. So we can say there is a denser region at the center of atom and that denser region is called nuclei. Okay. यहाँ तक ये लग रहा है कि हम रदरफोर्ड को पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा गिगा मार्जिन का इसमें डालेंगे. What is this? N means nuclei and this is a nucleus, nuclei कुछ भी कहिए. अल्फा पार्टिकल का जो पाथ होता है वो इस तरीके का होता है. ओके, नाउ अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट ओवर द न्यूक्लियाई एंड दिस इज द डॉट इज द इंसिडेंट डायरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल has a positive charge, nuclei also have the positive charge. These alpha particles will scatter, so scattering angle is phi. ऐसा नहीं कि इधर ही निकलेगा, चारों तरफ कहीं भी निकलेगा, अलग अलग स्कैटरिंग एंगल होगा. एक फिक्स थोड़ी है, एक ही थोड़ी अल्फा पार्टिकल बहुत सारे डाले गए, कोई किसी एंगल से कोई किसी एंगल से, मिला लेके फाई की वैल्यू हमने निकाल दिया. ओके, व्हाट इज डी गैप? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. क्या होती है? दैट मिनिमम डिस्टेंस अप टू व्हिच अल्फा पार्टिकल रीचेस टू न्यूक्लियाई इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. व्हाट इज इंपैक्ट पैरामीटर? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई एंड इंसिडेंट डायरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल इज कॉल्ड इंपैक्ट पैरामीटर. इज इट क्लियर? यहाँ तक सारी चीजें आ गई, स्कैटरिंग एंगल भी क्लियर हो गया. क्या अगर आपसे डेफिनेशंस पूछेगा तो आप जान गए चीजों को. अब एक बात करेंगे कि हमको डी का डेरिवेशन करना है, यानी कि कैलकुलेट डेराइव एक्सप्रेशन फॉर द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. ऐसे करके आ जाता है एग्जामिनेशन में. तो इसलिए हमने कह दिया सपोज अल्फा पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड विद कितना पोटेंशियल? डी वोल्ट के साथ एक्सेलरेट कराया गया, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है QV. किसी का भी हो, अगर इलेक्ट्रॉन होता तो EV और प्रोटॉन होता तो EV और अल्फा है तो 2EV. अल्फा पे चार्ज होता है, प्रोटॉन से डबल होता है, सो 2EV. इज इट क्लियर? ओके, नाउ अल्फा पार्टिकल रीचेस टू दिस पॉइंट एंड अगेन बैक. तो यहां जाके सारी की सारी एनर्जी क्या हुई? टोटल से बिकम पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक बिकम 0. सो एट पॉइंट A टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. एट पॉइंट B टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. सो यहाँ पे तो काइनेटिक निकला इक्वेशन 1. अब निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B, जहाँ पे वो नियर पॉइंट पहुंच गया है. K Q1 Q2 by R. Q1 की जगह न्यूक्लियाई का चार्ज, एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? E. सपोज करो उसका एटॉमिक नंबर Z है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए? Z. तो टोटल चार्ज कितना हो गया? Z. अल्फा पार्टिकल पे 2E अपॉन D. दोनों कंपैरिजन किया. काइनेटिक एनर्जी एट A इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट B. यहां से हमने D का वैल्यू निकाला. अब D के वैल्यू का मैंने दो फॉर्मूले अलग-अलग क्यों बना दिए? अगर न्यूमेरिकल आता है, कहते हैं कि एक अल्फा पार्टिकल को 100 जूल एनर्जी के साथ भेजा जाता है, इंसिडेंस कराया जाता है
और एक गुड फॉइल बोर्ड का जेड दे देगा कितना है, तो ये बताइए कि कितना नियर बाई पहुंच जाएगा, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो ये लगाइएगा। और न्यूमेरिकल आता है कि अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटेड विद 100 वोल्ट या मतलब 64 वोल्ट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल देता है तो इससे करिएगा, काइनेटिक एनर्जी देता है तो इससे करिएगा। इसमें दोनों फार्मूला को रख लिया गया है, सो दैट आपको दोनों याद रखेंगे, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। तो इम्पैक्ट पैरामीटर को किससे दिखाया, पी से दिखाया है, किससे दिखाया, पी। ओके, इम्पैक्ट पैरामीटर P इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर मीडियम ले रहे हैं तो कैपिटल लिखेंगे, अदरवाइज एयर के लिए 1 हो जाएगा, ठीक है। Z इज स्क्वायर cot थीटा बाय 2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, यानी ये इम्पैक्ट पैरामीटर का फार्मूला होगा P इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन कैपिटल के Z इज स्क्वायर cot थीटा बाय 2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब काइनेटिक एनर्जी अगर वेलोसिटी दे रखी है तो हाफ m v स्क्वायर हो जाएगा, अगर आपको पोटेंशियल दे रखा है तो 2ev हो जाएगा। अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी क्या क्या हो सकता है, हाफ m v स्क्वायर हो सकता है, 2ev हो सकता है। अगर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल देगा तो 2ev, वेलोसिटी देगा तो हाफ m v स्क्वायर हो गया। तो इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला समझ में आ गया। तो इम्पैक्ट पैरामीटर किस चीज पर डिपेंड करता है, स्कैटरिंग एंगल पर। ये फाई लीजिएगा, सॉरी इसको क्या बनाइए, फाई, स्कैटरिंग एंगल पर डिपेंड करता है। कौन पर डिपेंड करता है, क्लियर, यस। तो ये इम्पैक्ट पैरामीटर फॉर्मूला है एंड दिस टॉपिक इज अ गिगर मार्जन एक्सपेरिमेंट। अब बात करेंगे बोर्स थ्योरम के लिए, कौन के लिए, बोर्स थ्योरम। सुनते जाइएगा, इसको मैं रख कर रहा हूं, ठीक है। अब सुनिएगा मैं बता कहानी को, यहाँ से चैप्टर की शुरुआत होती है, तो स्टार्टिंग थी तो हम इधर से बोर्ड पर पढ़ते जाएंगे। बोर्स सुनते बोर्स थ्योरी या बोर्स पोस्टुलेट ऑफ एटम कुछ भी कहे। पहली पोस्टुलेट, फर्स्ट पोस्ट ऐसे लिखेंगे, अगर नोट्स आप बताएंगे तो ऐसे लिखेंगे। पहला, अकॉर्डिंग टू बोर all the electron revolve around the nuclei in a circular orbit। यहाँ से समझिएगा, एक एक लाइन पे गौर करिएगा, ठीक है। वो तो एक सिंपल एक क्वेश्चन बन के रह जाता है और उतना ही कुछ हो जाता है। यहाँ से सारी चेन है, यानी कनेक्टिविटी यहाँ से शुरू हो जाएगी, सारे टॉपिक रिलेट कर जाएंगे पीछे। तो पहला पॉइंट, ऑल द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, ई पे माइनस लगा दीजिए तो इलेक्ट्रॉन कहलाता है ना, ई लिखोगे तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.719। ऑल द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियाई इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियाई के चारों ओर कैसे घूमेंगे, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ऐसे लिखें, मैं बोल रहा हूं उसको लिख लेंगे। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स, यहां पे समझिएगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स हैविंग एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम mvr। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई। यानी कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स having angular momentum integral multiple of h/2 pi, okay। integral multiple of h/2 pi। and the third postulate, when an electron jump from one energy state to another energy state, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट में जंप करता है, मान लीजिए 2 से 1 में जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन, देन इट विल इमिट ए फोटोन इक्वल टू एनर्जी गैप बिटवीन दीज टू ऑर्बिट्स। So there are three postulates. First, all the electrons revolve around the nuclei in a circular orbit. Second, electrons revolve only in those orbits having angular momentum integral multiple of h/2
2 pi. And the third, when electron jump from one energy state या one orbit या one state, कुछ भी बोलेगा. देखिए एक बात समझिएगा, एटम के चारों तरफ ऑर्बिट कोई गैलरी तो नहीं है जो वहां घूमेगा. आखिर ऑर्बिट है क्या, सोचा क्या? एटम के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूमता है वो ऑर्बिट है क्या? फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ये है क्या? अच्छा एक चीज बताइए, क्या फर्स्ट ऑर्बिट में घूमते हुए दोनों इलेक्ट्रॉन्स का रेडियस ऑर्बिट का सेम रहेगा? क्या सेकंड ऑर्बिट में 8 घूम रहे हैं, 8, क्या 8 के 8 सभी एक ही लाइन के पीछे घूम रहे हैं? ऐसा बोलते हैं नहीं. फिर अगर है तो फिर सब सेल क्यों? अगर सेम होता तो फिर सब सेल क्यों? तो आखिर ये है क्या? याद रखिएगा, ऑर्बिट केवल एक एनर्जी स्टेट है. ऑर्बिट क्या है? केवल एक एनर्जी स्टेट. अगर हम एनर्जी बढ़ा दें, अगर हम एनर्जी को बढ़ा दें तो उसको क्या करना पड़ेगा? बड़ी ऑर्बिट को घूमना पड़ेगा. आप एक काम करेगा, एक स्टोन लीजिएगा, एक पत्थर लीजिएगा, धागे में बांधिएगा, घुमाइएगा. ठीक है, आप खुद मत घुमाइएगा, किसी पंखे की पंखड़ियाँ खोल दीजिएगा, उसके उस पर बांध दीजिएगा. ठीक है, छल्ला से बना के, और उसको फैन को 1 पे चलाइएगा, 1 पे घूम रहा है, 2 पे चलाइए और तेज घूम रहा है. जब 5 पे चलाएंगे धागा टूट जाएगा. क्यों? क्योंकि उसको बड़ी ऑर्बिट चाहिए थी, स्पीड बढ़ गई है, एनर्जी बढ़ गई, उसको बड़ी ऑर्बिट चाहिए था. आपने रेडियस को बढ़ाया नहीं, वो बड़ी ऑर्बिट में जाएगा. तो आखिर ये ऑर्बिट है क्या? क्या है? एनर्जी स्टेट. जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी उसे बड़ी ऑर्बिट चाहिएगा, और जब ज्यादा एनर्जी बढ़ जाएगी, ऑर्बिट नहीं है, तो बाहर निकल जाएगा. मेरी बात समझ गए? तो सबसे नीचे घूम रहा है तो इसका मतलब उसकी एनर्जी क्या है? कम है. उसका एनर्जी और ज्यादा दे दीजिए, कैसे भी हीट अप करिए, कुछ भी करिए, आप एनर्जी दीजिए, वो फर्स्ट से कहां चला जाएगा? सेकंड. सेकंड से कहां जाएगा? थर्ड में जाएगा. जैसे जैसे अब, लेकिन ऐसे नहीं कि सेकंड से फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, ऐसा होता नहीं. एग्जांपल देखो, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस 1 सेंटीमीटर, सेकंड ऑर्बिट का 2 सेंटीमीटर. तो ऐसा नहीं कि आपने फैन को बढ़ाया, वो 1 से जाके 1.5 पे अटक गया, नहीं, 2 पे ही जाएगा. हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5, तो 1 के बाद 2 जाएगा, 2 के बाद 3 जाएगा, 3 के बाद 4 सेंटीमीटर जाएगा, 1.5 नहीं जाएगा. क्यों? ये कहां से पता चलेगा? ये यहां से पता चलेगा. इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में घूमता है जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीजर मल्टीपल होता है. 1h/2 पाई पहली ऑर्बिट, 2h/2 पाई, 3h/2 पाई, 4h/2 पाई, यानी h/2 पाई. ओके, मुझे बताइए, पहली ऑर्बिट में घूम रहा है, फर्स्ट एनर्जी स्टेट है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? 1h/2 पाई. यानी कि ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को कैसे घूम रहा है, कौन जस्टिफाई करेगा? एंगुलर मोमेंटम. अगर आपसे कोई कहे कि भैया ये प्रूव कर दीजिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई में गिर गया, घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अर्थ घूमते घूमते सन में जाके समा गई, ऑर्बिट में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई में गिर गया, तो एंगुलर मोमेंटम क्या करना पड़ेगा? 0, सेंटर में आ गया. आपको कोई ये कहे ये प्रूव करिए कि पहली ऑर्बिट में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन 5वीं ऑर्बिट में पहुंच गया, क्या करना पड़ेगा? एंगुलर मोमेंटम को बढ़ाना पड़ेगा. फर्स्ट से सेकंड में गया, बढ़ाना पड़ेगा. सेकंड से फर्स्ट में आया, घटाना पड़ेगा. आपको ये प्रूव करना पड़ेगा डिक्रीज हो रहा है. तो आप ये सेट कर लीजिए दिमाग में कि एंगुलर मोमेंटम ही ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में घूम रहा है. अच्छा सुनिएगा, कोई ये कहे कि भैया ये ऐसा एटम है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं नहीं जा रहा है, जो सेकंड में है वो सेकंड में है, जो थर्ड ऑर्बिट में थर्ड में है, तो क्या प्रूव करेंगे? एंगुलर मोमेंटम क्या रह रहा है? कांस्टेंट. वेरी गुड. एंगुलर मोमेंटम क्या रह रहा है? कांस्टेंट. और आपको ये प्रूव करने को बोल दिया कि बताओ सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा था, फोर्थ में पहुंच जाना है, तो एंगुलर मोमेंटम को क्या प्रूव करना पड़ेगा? इंक्रीज करता हुआ. और कोई ये कहते भैया ऐसा है क्या? ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा है ही नहीं. अगर आप समझ गए, अब ये बात तय हो गई कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई में नहीं गिरता. ये तो केमिस्ट्री वाले टीचर सब बोलते रहते हैं इलेक्ट्रॉन नहीं गिरता न्यूक्लियाई में. कोई कहते प्रूव बता कैसे नहीं गिरेगा, तो आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा? एंगुलर मोमेंटम 0 नहीं हो रहा है.
समझ गए? क्लियर है? अब ये बात तय हो गई है कि ऑर्बिट में पोजीशन का जस्टिफिकेशन कौन करेगा? एंगुलर मोमेंटम। वो बात अलग है, एच वही प्लैंक कांस्टेंट है 6.62 10 to -34, 2 पाई की वैल्यू 2 × 3.14 एंड 1 2 3 4 5 6, तो 1 कुछ नहीं था, h/2 पाई का 1 टाइम्स हो गया तो पहली ऑर्बिट, 2 गुना हो गया तो दूसरी ऑर्बिट। तो ऑर्बिट पहले नहीं बनी, पहले क्या बना? h/2 पाई, उसका 1 गुना एंगुलर मोमेंटम जहां सेट होगा वही क्या कहलाएगी? पहली ऑर्बिट। 2 गुना h/2 पाई का होगा वो क्या कहलाएगी? सेकंड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट। व्हाट इज एम? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज v? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज r? रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? एंड थर्ड व्हाट इज दिस? ये क्या दिखा रहा है? सपोज करो, समझा लो ये पॉइंट। मान लीजिए थर्ड ऑर्बिट में घूम रहे थे भाई साहब, थर्ड ऑर्बिट में घूम रहे थे, एनर्जी एग्जांपल है, वैसे एग्जांपल दे रहे हैं फर्जीवाड़े का। एनर्जी 150 जूल थी, 150 जूल, ठीक। अचानक उनको सेकंड में कूदना पड़ा, जहां एनर्जी 75 जूल रह गई, 150 से जस्ट मान लीजिए 50 रह गई, तो कितनी लॉस हो गई? 150 थी, मतलब 50 रह गई, कितनी लॉस हुई? 100। ये 100 जूल एनर्जी रेडिएशन के रूप में बाहर निकलेगी, एंड दैट रेडिएशन इज कॉल्ड फोटोन। h nu is equal to E2 minus E1. What is the third postulate? When electron jump from higher energy state to lower energy state, then it will emit a photon equal to energy gap between these two states. Clear? This is the our third postulate. अब मेरी बात सुनिएगा, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में ही पढ़ा होगा, लाइमन बामर पार्सन ब्रैकेट 5 स्पेक्ट्रल सीरीज होती हैं। तो अब बात करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा को लेके। किसको लेके? देखिए बोर थ्योरी की लिमिटेशन क्या है? क्या बोर थ्योरी एल्युमिनियम पे काम कर जाएगी? क्या सल्फर पे काम कर जाएगी? क्या औरों पे काम कर जाएगी? नहीं, उन पे काम करती है जिनके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन पे यस, सोडियम पे यस, आउटर मोस्ट में कितना? 1। तो मैंने सोचा यार मैग्नीशियम पे कैसे लगाऊं? बच्चा बोला आयन बना दो ना सर। मैग्नीशियम का आउटर मोस्ट पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2। एक लॉस कर दीजिए, एक लॉस कर दीजिए, क्या हो जाएगा? एक लॉस करने में क्या हो जाएगा? प्लस हो गया ना, एक आउटर मोस्ट में लग जाएगी। एंटी पे लगेगी? नहीं लगेगी। तो कौन पे लगती है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम, जिनके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन, उन पे लगता है, बाकी पे नहीं लगता। इज इट क्लियर? तो बहुत सारी कब लगेगा कब नहीं लगेगा, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर? चलिए आप बताइए कब लगेगी बहुत सारी